हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिक्स लेक्चर सीरीज़। और आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनका एम क्या होता है। कंट्रीज़ एक दूसरे से जो रिलेशन रखती हैं तो वो किस एम से रखती हैं, उनका क्या पर्पज़ है ना। तो मेजरली 3 एम होते हैं कंट्रीज़ के। पहला डेवलपमेंट, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और तीसरा वर्ल्ड पीस। अब हर कंट्री चाहती है कि उसका डेवलपमेंट हो, तो उसके जो रिलेशंस होंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ वो इस तरीके से अपने रिलेशंस को बनाएगी और ये चाहेगी कि उसका डेवलपमेंट होता रहे। फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल के रिलेशंस देखिए। उस इंडिया नेपाल के रिलेशंस में क्या है, इंडिया बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगा रहा है, तो उससे नेपाल का क्या फ़ायदा हो रहा है, नेपाल का डेवलपमेंट हो रहा है ना। नेपाल के पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। और बाकी बहुत सारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी डेवलपमेंट के पर्पस से बनी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि अपना निकालती है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। यूनाइटेड नेशंस की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो वो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को देखती है। UNFCCC, है ना, एनवायरनमेंट के लिए ये भी। वर्ल्ड बैंक, IMF, है ना, वर्ल्ड बैंक, IMF। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करता है जब उनको नीड होती है। IMF क्या करता है, जब किसी का BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए तो उसको लोन्स प्रोवाइड करता है IMF। UNSAFE हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, है ना, जो कि चिल्ड्रन के एजुकेशन के ऊपर काम करता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। तो आप देखेंगे कि कंट्रीज़ के जो आपस के रिलेशंस हैं वो कंट्रीज़ वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी हैं, वो अपना डेवलपमेंट चाहती हैं। और जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनका पर्पज़ भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। तो पहला तो ये पर्पज़ हो गया। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि वर्क करती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस हो गई, जो कि जहाँ जिन कंट्रीज़ में कन्फ्लिक्ट्स होता है तो वहाँ पर जाती हैं ताकि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तीसरा है वर्ल्ड पीस, मतलब कंट्रीज चाहती हैं कि वॉर ना हो आपस में, है ना। जैसे कि पहले World War I हो चुका है, World War II हो चुका है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें वर्ल्ड पीस की तरफ जाने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, और यूनाइटेड नेशन उसी का रिजल्ट है। अब पढ़ते हैं अप्रोचेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब जब कंट्रीज़ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं तो वो किस किस अप्रोच से चलती हैं। तो इसकी जनरली ये 5 अप्रोचेज हैं जो हम IR में पढ़ते हैं। फर्स्ट अप्रोच है रियलिज्म। रियलिज्म ये बोलता है कि कंट्रीज़ को ना अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कंट्रीज़ को अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, भले से उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए दूसरी जो कंट्री है उसका अगर लॉस भी हो रहा है दूसरी कंट्री का, तब भी कंट्री को खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरी कंट्री के बारे में। रियलिज्म की फ़िलॉसफी के हिसाब से कंट्री अपनी सिक्योरिटी और पावर को मैक्सिमाइज़ करती हैं। कंट्रीज चाहती हैं कि वो सिक्योर रहें, बाकी कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक ना कर पाए, और वो अपनी पावर बढ़ाती रहती हैं कंट्रीज़, है ना। पावर खाली डिफेंस के सेंस में नहीं, पावर होता है इकोनॉमिक पावर, है ना। इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, सब तरीके की पावर्स कंट्री अपना बढ़ाना चाहती हैं। दूसरी फ़िलॉसफी है आइडियलिज़म की। ये आइडियलिज़म की फ़िलॉसफी जो है ये बेस्ड है मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, है ना। ये बेस्ड है मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर। आइडियलिज़म यही चाहता है कि मतलब ये सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करता है। आइडियलिज़म बात करता है कि सबका डेवलपमेंट हो, पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का है प्रिंसिपल, इंडिया की फ़िलॉसफी है पंचशील पॉलिसी। तीसरा है मार्क्सिज्म, चौथा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और पांचवा फेमिनिज्म। जो मार्क्सिज्म अप्रोच है ना IR की, वो ये बोलती है कि कंट्रीज़ के जो रिलेशंस है ना वो इकोनॉमिक बेसिस पे होते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स ने यही बोला था कि जो भी रिलेशंस हैं वो इकोनॉमिक बेसिस पे होते हैं। उसी हिसाब से कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी यूज़ करते हुए मार्क्सिज्म जो फ़िलॉसफी है वो ये कहती है कि कंट्रीज़ के आपस के रिलेशन इकोनॉमिक बेसिस पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब चौथा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फिलॉसफी। फेमिनिज्म बोलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें वुमेन के राइट्स के बारे में भी सोचना चाहिए, और वुमेन किस हिसाब से सोचती है इंटरनेशनल रिलेशन में, उनकी थिंकिंग को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं इंडियाज़ फिलॉसफी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब इंडिया कौन कौन सी फिलॉसफी फॉलो करता है।
तो सबसे पहले इंडिया फॉलो करता है पंचशील पॉलिसी, है ना। पंचशील पॉलिसी ये आपने सुना होगा, इंडिया ने 1962 से पहले एक पंचशील एग्रीमेंट भी किया था चाइना के साथ, है ना। तो पंचशील फिलॉसफी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट, मतलब कंट्रीज़ को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉन एग्रेशन, मतलब कंट्रीज़ को कभी भी एक दूसरे के ऊपर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसा नहीं वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन इंटरफ्रेंस, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करना है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दूसरे को इक्वल ट्रीट करना है और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब पीसफुली कोएग्जिस्ट करना है। अगली फिलॉसफी जो इंडिया फॉलो करता है इंटरनेशनल रिलेशन में वो है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब दिस होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी महाउपनिषद से आई है। अब G20 की भी आपने देखा होगा, G20 जब इंडिया में हुआ था तो इसका भी थीम था वसुधैव कुटुंबकम। अगली फिलॉसफी जो इंडिया यूज़ करता है वो है अतिथि देवो भव, है ना। और इंडिया क्या पॉलिसी के यूज़ करता आ रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद से आपने देखा होगा इंडिया ने यूज़ की थी नाम, है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये जो इंडिया की पॉलिसी थी इसका मतलब था इंडिया किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा, न यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा, ना USSR के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा। अब फिर बाद में इंडिया ने धीरे धीरे ये पॉलिसी छोड़ दी। अभी जो इंडिया की पॉलिसी है वो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मतलब इंडिया अब धीरे धीरे जो इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी है ना वो आइडियलिज्म से चेंज होकर रियलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब है इंडिया किसी से भी अलाइन नहीं करेगा और इंडिया सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जिस डायरेक्शन में उसको अपना इंटरेस्ट दिखेगा वो उसी डायरेक्शन में एक्शन लेगा, है ना। और इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब इंडिया चाहता है कि अपने नेबरहुड को हमेशा प्रायोरिटी दे और हमेशा नेबर्स के इंटरेस्ट में काम करे। अब हम पढ़ेंगे एथिक्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, मतलब जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनमें क्या एथिक्स फॉलो किए जाने चाहिए। तो ग्लोबल कॉमन्स क्या क्या होते हैं, ग्लोबल कॉमन्स होते हैं जैसे कि ओशियंस हो गए, ये किसी एक कंट्री का पार्ट नहीं है, इन पे सारी कंट्रीज़ के इक्वल राइट्स हैं। जैसे ओशियंस हो गए, स्पेस हो गया, साइबर स्पेस हो गया। तो इनको क्या है, इनको डिफरेंट ट्रीटीज़ के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई कंट्री इसके ऊपर अपना अधिकार दिखाने लगे। फॉर एग्जांपल जैसे आउटर स्पेस है, तो आउटर स्पेस को किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए ट्रीटी बनी है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। अब यूएन क्लॉज रेगुलेट करता है सीज को और ओशियंस को, कि कंट्रीज उनको कैसे यूज़ करेंगी, है ना। यूएन क्लॉज की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है चाइना और साउथ चाइना सी। चाइना ने क्या है अपने मन से एक 9 डैश लाइन बना रखी है और चाइना उसी को मानता है। तो जो यूएन क्लॉज है ना वो ये बोलता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक ही वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है किसी कंट्री का, बट चाइना इसको वायलेट कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसकी जो 9 डैश लाइन है वहाँ तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है ना ये कंट्रीज़ को रोकती हैं अपनी मनमानी करने के लिए और ये उसमें एथिक्स को लाती हैं, है ना। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं जो हर कंट्रीज़ को फॉलो करने चाहिए। तो एक तरीके से ये एथिक्स लेके आ रही है ग्लोबल कॉमन्स में कि उनको किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। वरना तो क्या होगा, जो पावरफुल कंट्रीज़ होंगी उन्हीं का इन पर रूल रहेगा, जो बाकी छोटी कंट्रीज़ होंगी वो इनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी। अब अगला टॉपिक है एथिक्स ऑफ वॉर, मतलब जो वॉर है वो एथिकल है या नहीं है, उसको किस सेंस में देखा जाए। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि वॉर जो है वो अनएथिकल कैसे है ना। वॉर इज़ कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल बिकॉज, क्योंकि अगर हम कांट की फिलॉसफी देखें, कांट की डीओंटोलॉजिकल अप्रोच देखें तो उसके हिसाब से क्या है कि वो राइट एक्शन नहीं है। कांट बोलते हैं कि अगर एक्शन सही है ना तो उसका आउटकम भी ठीक होगा ही, जबकि वॉर एक राइट एक्शन नहीं है। तो इसके हिसाब से कांट के हिसाब से वॉर जो है एक राइट एक्शन नहीं है, इसलिए वॉर अनएथिकल है। कांट बोलते हैं कि वॉर जो है वो ह्यूज डिस्ट्रक्शन करता है फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, सो इट कांट बी एथिकल। अगर एरिस्टोटल के हिसाब से देखें, एरिस्टोटल की फिलॉसफी एथिकल ईगोइज्म, अगर उसके हिसाब से देखें तो वॉर इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम। वॉर इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम बिकॉज वॉर रिफ्लेक्ट्स करेज नॉट रीजन। मतलब वॉर में क्या होता है कि कंट्रीज करेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं रीजन से, सो इट्स नॉट एप्लीकेशन ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम। अगला अगर टेलियोलॉजिकल हिसाब से देखें तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच बोलती है कि इट इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ गुड कंसिक्वेंस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वॉर का कंसिक्वेंस जो है वो अच्छा ही निकले। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1।
तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसका कंसिक्वेंस ऐसा थोड़ी कि अगली बार कोई वॉर ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो वॉर से कब ज़रूरी नहीं है कि वॉर का कंसिक्वेंस हमेशा सही रहे। अब देखते हैं कि वॉर एथिकल भी हो सकता है और किन किन केस में वॉर एथिकल है। तो पहला पॉइंट है वॉर इन डिफेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मतलब यदि कोई कंट्री अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के डिफेंस में वॉर करती है तो उसको एथिकल बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर हो गया है ना, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, तो उस समय वॉर जरूरी था अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस केस में वॉर एथिकल है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब अगर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में भी वॉर एथिकल है। इसका एग्जांपल है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। अगर बांग्लादेश अपना लिबरेशन वॉर नहीं लड़ता तो उसमें क्या हो रहा था, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। अगला पॉइंट है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट अगर हम वॉर करते हैं तो वो भी एथिकल है। फॉर एग्जांपल सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, एयर स्ट्राइक्स हो गई जो इंडिया करता है पाकिस्तान के ऊपर, सो इट इज़ जस्टिफाइड। वॉर इन सिविलियन कंटेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ों के अगेंस्ट वॉर बोलते हैं, जैसे वॉर अगेंस्ट करप्शन, वॉर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो ये सब भी जस्टिफाइड है। अगला पॉइंट है वॉर फॉर गुड कॉन्सिक्वेंस। मतलब यदि हम गुड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वॉर लड़ रहे हैं तो वो भी जस्टिफाइड है, वो भी एथिकल है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का सत्याग्रह हो गया है ना, क्योंकि वो फ्रीडम के लिए था, वो एक गुड कॉन्सिक्वेंस के लिए था, तो वो भी जस्टिफाइड है। महाभारत का जो वॉर हुआ था टू एस्टेब्लिश धर्मा, वो भी एथिकल है क्योंकि वो गुड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वॉर लड़ा जा रहा था। अगला एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त वॉर अगेंस्ट करप्ट धनानंद। मतलब करप्ट धनानंद के खिलाफ जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वॉर लड़ा था वो भी एथिकल है क्योंकि वो भी गुड कॉन्सिक्वेंस के लिए लड़ा जा रहा था। अब वॉर से रिलेटेड कुछ कोट्स देख लेते हैं, है ना। डॉगलास मैक आर्थर की कोट है, इट्स फैटल टू एंटर अ वॉर विदाउट द विल टू विन इट। मतलब किसी वॉर में अगर कोई उतर रहा है तो उसके अंदर विल होना चाहिए उसको जीतने के लिए। ये स्टूडेंट्स के ऊपर भी वैलिड होता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आज के टाइम में एक वॉर के बराबर है, तो आप पूरे विल के साथ आपको इसमें उतरना है, पूरी मेहनत के साथ उतरना है ताकि आप इसको जीत सकें। अगला कोट है एली वीजल का, इन्होंने बोला वी मस्ट ऑलवेज टेक साइड्स, न्यूट्रलिटी हेल्प द ऑप्रेसर नेवर द विक्टिम। ये बोलते हैं कि अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो हमें हमेशा साइड लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हम चुप रह गए तो न्यूट्रलिटी क्या करती है, जो ऑप्रेसर होता है ना उसकी हेल्प करती है, ना कि विक्टिम की। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है महाभारत का। द्रौपदी के चीरहरण के समय पे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र, तो ये सब चुप बैठे हुए थे, ये किसी की साइड नहीं ले रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑपरेसर था दुर्योधन उसकी हेल्प हुई, ना कि जो विक्टिम थे पांडव उनकी हेल्प हुई। सो थैंक यू गाइज। अगली वीडियो में हम एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और जो नोट्स की PDF है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।